संदर्भ स्पष्टीकरण जो है वो प्रसंग, व्याख्या और विशेषण, इन तीनों में ही बांटकर आपको संदर्भ स्पष्टीकरण करना है। जो राजा महाराजा लोग इस देश पर शासन कर चुके हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि सभी जो देश का ये जो 3 खंड है वो एक ही शासन के अधीन हो जाए। बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। उनको क्या है, इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। जैसे कि भीष्म पितामह को क्या है, क्षमा नहीं किया गया था। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो प्रश्न पत्र है 2022 का, जो कि अप्रैल और मई में हुआ था ये सेमेस्टर का एग्जाम, तो उसी प्रश्न पत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो आपका प्रश्न पत्र है वो 60 अंक का है और आपके लिए जो टाइम है, समय है, वो है 2.5 घंटा, 2.5 आवर। यहाँ पर जो पैटर्न अभी मैं बताऊंगी, किस प्रकार यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पत्र, इसी प्रकार आपको भी इस सेमेस्टर प्रश्न जो है पूछे जाएंगे इसी पैटर्न में। तो ये जो 2022 में पूछा गया था, उन प्रश्नों के बारे में आज मैं बता रही हूं आपको। पहले तो निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। ये आपको क्या है, फर्स्ट मेन में आएगा। इसी प्रकार प्रश्न दूसरे होंगे जो 2022 में पूछे गए थे, उन प्रश्नों के बारे में बता रही हूं। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट मेन में क्या है, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखना अनिवार्य है। 10 प्रश्न देंगे और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 10 प्रश्नों के लिए 10 अंक। पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह का नाम डैश था। तो कहानी संग्रह का नाम था सोजे वतन। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है आपके लिए, जैसे कि सोजे वतन, संसार का सबसे अनमोल रत्न, ईदगाह, दुराशा। उनमें से सही आंसर था सोजे वतन, जो कि प्रेमचंद जी का जो पहली कहानी संग्रह थी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, शांति को भंग करने वाला विकार डैश है। 4 ऑप्शन है, दुख, नफरत, क्रोध, घृणा। तो शांति को भंग करने वाला विकार जो है वो है क्रोध। इसका उत्तर था क्रोध। तीसरा प्रश्न, पिता के गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए डैश ने प्रतिज्ञा किया था। तो 4 ऑप्शन है, दुर्योधन, भीष्म, श्रवण कुमार, भक्त प्रहलाद। तो सही उत्तर था भीष्म। भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी। चौथा प्रश्न आपके लिए है, चीनी फेरी वाला जो रेखा चित्र है, इसके लेखक के बारे में पूछा गया है कि लेखक कौन है। फिर 4 ऑप्शन है यहाँ पर, अमृत प्रीतम, मनु भंडारी, सुभद्र कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो चीनी फेरी वाला जो रेखा चित्र है वो महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा जी का ये है। तो इसकी लेखिका जो है महादेवी वर्मा जी है। 5वां प्रश्न आपके लिए है, डैश भारत का सम्राट था जहां का शाह था। फिर 4 ऑप्शन है आपके लिए, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो क्या है, सही उत्तर जो है शाहजहां था। शाहजहां जो ताज आपके लिए निबंध है उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। तो जहां का शाह और भारत का सम्राट जो था वो है शाहजहां। तो ये सही उत्तर था। आगे का प्रश्न है आपके लिए, माता दिन चांद पर, इसी निबंध से आपको प्रश्न पूछा गया। तो माता दिन चांद से डैश लाया था, मूर्ति, एड़ी चमकाने का पत्थर, पैसा, चांद का यान। तो यहां पर सही उत्तर जो है खा, यानी एड़ी चमकाने का पत्थर था जो माता दिन ने चांद से लेकर आया था। आगे का प्रश्न है आपके लिए, मुझे बचपन से डैश देखने का शौक है, फिल्म, नक्शे, विदेश, तारे। तो यहाँ पर सही
जो उत्तर था वो है नक्शे। नक्शे बचपन से देखने का शौक था। तो आगे का प्रश्न है आपके लिए 8वां प्रश्न। कंप्यूटर के बिना डैश यात्रा कथाई संभव नहीं थी। विदेश, समुद्र, अंतरिक्ष और मंगल। तो यहां पर जो सही उत्तर है, अंतरिक्ष यात्रा कथाई असंभव है बिना कंप्यूटर के। तो ये उत्तर था। आगे 9वां प्रश्न। मर्द डैश का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें लक्षित विज्ञापन उनकी कोमलता का बखान नहीं करते। इसके लिए भी 4 प्रश्न हैं। ये जो है स्त्री महज एक त्वचा है, इस क्या है निबंध से लिया गया है। तो यहां पर 4 ऑप्शन जो है ताकत, कठोरता, शक्ति, बलवान। तो उत्तर था ताकत। ताकत का प्रतीक माने जाते हैं मर्द। तो क्या है इसका उत्तर था ताकत। आगे का प्रश्न है आपके लिए। शिक्षा ने असमिता बोध विशेषता डैश असमिता का बोध कुछ जरूरत से ज्यादा जगाया। तो इसके लिए भी आपके लिए 4 प्रश्न हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पारिवारिक। तो उत्तर था ऐतिहासिक। ऐतिहासिक असमिता का बोध कुछ जरूरत से ज्यादा जगाया। तो इस तरह पहले जो फर्स्ट मेन में है वो आपके लिए 10 प्रश्न और इसके लिए 10 अंक जो है निर्धारित होते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको देंगे। तो ये जो मैंने अभी प्रश्नों की चर्चा की, ये तो जो है जो प्रश्न पत्र था 2022 का, उसके बारे में मैंने बताया है। और सेकेंड मेन में, अभी जो है सेकेंड मेन में आपको किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहां पर 4 प्रश्न देंगे और उनमें से केवल 2 प्रश्नों का जो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक है। तो 2 प्रश्नों के लिए 10 अंक निर्धारित होते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न जो 2022 में पूछा गया था, रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं पर 12 मील की मंजिल मारकर शाम को घर लौटाता। ये जो प्रश्न है वो जीवन सार से लिया गया है, जो कि प्रेमचंद जी की आत्मकथा है, जीवन सार, इससे लिया गया है। तो आपको पहले प्रसंग में जो है ये जो प्रश्न को पहचान कर किस पाठ से लिया गया है इसे आपको लिखना है। ये जो जीवन सार है, ये एक जो निबंध है, इससे लिया गया है। तो पहले जो है कौन से पाठ से, कौन से निबंध से लिया गया है इसे पहचान कर उस निबंध का नाम जो है लिखना है। फिर व्याख्या। यहां पर प्रेमचंद जी मैट्रिकुलेशन सेकेंड डिवीजन में पास हुए। सेकेंड डिवीजन में पास होने की वजह से जो है इनको केविस कॉलेज में दाखिला मिलने की आशा नहीं थी। केविस कॉलेज में इनको जो है आगे की शिक्षा के लिए दाखिला मिलना जो है असंभव था, क्योंकि ये सेकेंड डिवीजन में पास हो गए थे। तो उसी साल एक नया कॉलेज जो है वहां पर खुला था और अव्वल दर्जे में पास होने वाले विद्यार्थियों को ही फीस माफ होती थी। जो अव्वल दर्जे में पास होते उन विद्यार्थियों की फीस वहां पर माफ की जाती थी। लेकिन प्रेमचंद जी यहाँ पर सेकेंड डिवीजन में पास होने की वजह से इनको क्या है, उनकी फीस माफ नहीं हुई। तो नई कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर रिचर्ड सेन थे। मिस्टर रिचर्ड सेन जो है उस नई कॉलेज के प्रिंसिपल थे। प्रेमचंद जी की प्रार्थना आदि सुनकर ही उन्होंने कहा, कॉलेज की बातें मैं घर पर नहीं करता। वे कॉलेज गए, अपनी प्रार्थना सुनाई पर उनको निराशा ही मिली। फिर जो है नई कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनके पास फीस माफ करने की बात जो इन्होंने कहने के लिए क्या है उन्हीं के घर चले जाते हैं। वहां पर जो प्रिंसिपल थे वो बताते हैं कि मैं कॉलेज की बातें घर पर नहीं करता। फिर जब प्रेमचंद जी क्या है कॉलेज जाकर इस सिलसिले में बात करते हैं तो उनको निराशा ही मिलती है। फिर क्या है उनको निराशा मिलती है,
मगर सिफारिश से दाखिला हो सकता था, लेकिन उनका दाखिला जो है सिफारिश से हो सकता था। इस वजह से सिफारिश जो देंगे ऐसे व्यक्तियों को वो खोजते फिर रहे थे। लेकिन क्या है, वो अपने घर से शहर को जो कि जाया करते थे और वहां पर जो भी सिफारिश दे उनको खोजा करते थे। एक नए शहर में सिफारिश मिलना इनके लिए बहुत ही कठिन था। उस वक्त जो ऊपर लिखे वाक्य यहाँ पर आता है कि जो कि यहाँ पर देखिए, लेकिन शहर में उनको कोई जानता ही नहीं था। प्रेमचंद रोज घर से चलते 12 मील और शाम को घर लौटते। उस संदर्भ में ऊपर लिखे वाक्य को कहा है। तो रोज क्या है, 12 मील वो चलते शहर को ताकि उनको सिफारिश मिल जाए, फिर वो लौट आते। उस संदर्भ में ये बात कही गई है। तो फिर क्या है, इसके लिए आपको विशेषता लिखनी है। इस व्याख्या की विशेषता है कि प्रेमचंद जी पढ़ाई के लिए किस प्रकार संघर्ष करते थे। इस संदर्भ में हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो संदर्भ स्पष्टीकरण जो है वो प्रसंग, व्याख्या और विशेषण, इन तीनों में ही बांटकर आपको संदर्भ स्पष्टीकरण करना है। तो दूसरा प्रश्न था यहाँ पर, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। इसमें भी ये जो प्रश्न है वो किस निबंध से लिया गया और इसके रचयिता कौन है, यानी इसके निबंधकार कौन है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये जो प्रश्न है वो क्रोध नामक निबंध से लिया गया था। इसके जो रचयिता यानी निबंधकार थे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है इस निबंध के रचयिता थे। तो व्याख्या यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी, इसकी व्याख्या देखिए। रामचंद्र शुक्ल जी, क्रोध मनुष्य के लिए जरूरी है, इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अगर मनुष्य को क्रोध ना आए तो उसे बहुत सारे कष्टों को सहन करने पड़ेंगे जो मनुष्य द्वारा मनुष्य को मिलता है। इसको स्पष्ट करते हुए ऊपर लिखे वाक्य को कहा है, यानी इंसान के लिए क्रोध भी जरूरी है। अगर वो उनको क्रोध नहीं आए, शांति से ही सब कुछ सहते रहे, तो भी क्या है, मनुष्य द्वारा मनुष्य को मिलने वाले दुख को सहना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, क्रोध की जरूरत जो है समाज में पड़ती है। इस संदर्भ में ऊपर लिखे वाक्य को क्या है, निबंधकार ने कहा है। तो इसकी विशेषता है, समाज में मनुष्य को क्रोध की आवश्यकता कितनी जरूरी है, इसे स्पष्ट यहाँ पर करते हैं। आगे का प्रश्न है, इस देश में वायर फूट का ये भाव इतना प्रबल क्यों रहा, इसके भी कारण। तो ये जो प्रश्न है वो क्या है, यह देश एक, इस निबंध से लिया गया था और इस निबंध के निबंधकार है रामधरी सिंह दिनकर जी। तो ये प्रसंग में लिखना है। फिर जो है व्याख्या, रामधरी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भारत के 3 खंड किए, वही खंड भारतवर्ष के इतिहास के भी क्रीड़ा स्थल रहे हैं। भारत के 3 खंड किए गए हैं, वही खंड जो है क्रीड़ा स्थल रहे। यहाँ के राजा महाराजा जो लोग हैं, बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके। यहाँ के जो राजा महाराजा लोग इस देश पर शासन कर चुके हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि सभी जो देश का ये जो 3 खंड है वो एक ही शासन के अधीन हो जाए। तो इनको कुछ सफलता तो मिली और वहां ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकी। सफलता तो मिली लेकिन ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकी। इस देश के प्राकृतिक ढांचे में ही कोई ऐसी बात थी जो सारे देश को एक रहने देने के खिलाफ पड़ती है। इस प्राकृतिक ढांचे में ही कुछ ऐसी बात है जो कि सारे देश को इकट्ठा होने में क्या है, ये इकट्ठा होने के लिए खिलाफ रहती है, इकट्ठा करने में खिलाफ रहती है। इसका ढांचा ही ऐसा है। ये कारण है कि विंध्या के उत्तर को विंध्या के दक्षिण से मिलाने और उत्तर के भाग को दक्षिण के भाग से मिलाने से होती है। तो इसी संदर्भ को बताते हुए दिनकर जी ने ऊपर लिखे वाक्य को बताया है। इस देश में वायरफुट का भाव भी यही, यहाँ की बड़ी बड़ी नदियां और पहाड़ों के गुण है
जो भारत के लोगों में क्षेत्रीय जोश पैदा करती है, इसको कहते हैं। यानी जो कि क्षेत्रीय जोश जो है, यहाँ के पहाड़ नदियां जो है वहां पर रहने वाले लोगों में जोश को उत्पन्न करती है। इसी कारण ये देश जो है, इसके 3 खंड हुए हैं, ये एक शासन के अधीन लाने में दिक्कत होती है। ये प्रकृति ही इसके खिलाफ है। इस बात को स्पष्ट करते हुए क्या है, ऊपर लिखे वाक्य को दिनकर जी ने लिखा। तो इसकी विशेषता है, इस देश के प्राकृतिक ढांचे के बारे में यहाँ पर पता चलता है, जानकारी मिलती है, इसकी यही विशेषता है। चौथा प्रश्न है, मैं उनसे आम छीनने लगा, इतने में बाबा आ गए, बड़ी डांट लगाई, क्या इस पर उनका हक नहीं। ये जो वाक्य है वो हम क्या है निबंध से लिया गया है। इसके निबंधकार है विद्यानिवास मिश्रा जी। तो व्याख्या में जो निबंधकार है, एक बार छुट्टी जब उनको थी, उस दोपहरी में गांव में रहे बाग में जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही लुभावना एक आम का बाग था। तो वहां पर जो है निबंधकार, जबकि वो बच्चे थे, उस वक्त की बात यहाँ पर आती है, उस वक्त वहां पर गए थे। तो जो वहां आम के पेड़ थे, वहां जो राहगीर जा रहे थे, वहां के आम को बटोर रहे थे। तो उस वक्त जो निबंधकार अभी बच्चे थे, उनको ऐसे लगा कि वो उनके आम बटोर रहे हैं। तब उनके हाथों से, वो राहगीर जो है उनके हाथों से आम छीनने लगे। उतने में वहां से उनके बाबा यानी उनके पिता, निबंधकार के जो पिता है, वहां पर आते हैं। उनको जो है बड़ी डांट लगाई निबंधकार को और कहा, क्या इस पर उनका हक नहीं। उसी वक्त ऊपर लिखे वाक्य को कहा। तो डांटते हुए ऊपर लिखे वाक्य को निबंधकार के पिता ने निबंधकार से कहा। इसकी विशेषता है समान अधिकार। जो इसकी विशेषता क्या है, समान अधिकार और बच्चों में अच्छे गुणों को विकसित करना, अच्छे गुणों को लाने का प्रयास करना, ये इसकी विशेषता है। थर्ड मेन में किन्हीं 4 लघु प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिया जाएगा। तो यहां पर जो है क्या है, हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित, 4 प्रश्नों के लिए 20 अंक निर्धारित। तो 7 प्रश्न देंगे, उनमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, लघु उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इस निबंध का आशय समझाइए। भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इसका आशय क्या है इस निबंध का, इसे समझाने के लिए प्रश्न दिया गया। तो यहां पर देखिए, इस निबंध में द्विवेदी जी का आशय है कि भीष्म में कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में कहीं कोई कमजोरी थी, यानी कोई निर्णय लेने में उनमें कहीं कोई कमजोरी थी। ऐसे तो ये बहुत पराक्रमी थे, बहुत ही क्या है पराक्रमी एक क्या है पितामह थे, लेकिन इनमें कर्तव्य अकर्तव्य के प्रति निर्णय लिया जाता है, उसमें कहीं कोई कमी थी। उचित अवसर में उचित निर्णय नहीं ले पाते थे, जो कि उचित अवसर में उचित निर्णय लेने में भी इनमें कोई कमी थी, वो निर्णय वो नहीं ले पाते थे, ऐसी एक कमजोरी थी। यद्यपि वो जानते बहुत थे, वो सब कुछ जानते थे, तथापि कुछ निर्णय नहीं ले पाते। सब कुछ जानते थे लेकिन कुछ निर्णय वो ले नहीं पाते थे। आजकल भी ऐसे विद्वान मिल जाएंगे जो जानते बहुत है, करते कुछ नहीं। करने वाला इतिहास निर्माता होता है। भीष्म पितामह में जो यह निर्णय लेने में कुछ कमजोरी उनमें थी या निर्णय ठीक से नहीं ले पाते थे, ऐसे ही आजकल कुछ ऐसे लोग जो कि जानते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं। और क्या है, वो जो है जो विद्वान, यानी आज भी ऐसे विद्वान मिलेंगे जो कि जानते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं। जो क्या है, यहाँ पर करने वाला जो जानता है उसे क्या है कार्य में लाने वाला, इतिहास
निर्माता होता है, वो इतिहास निर्माता होता है। सिर्फ सोचते रहने वाला जो है इतिहास के भयंकर रक्त चक्र के नीचे पिस जाता है। सिर्फ सोचने वाला जो है, जो सोचता है, वो इतिहास के भयंकर रक्त चक्र के बीच जो है पिस कर रह जाता है। इतिहास का रथ वही हाँकता है जो सोचता है और सोचे हुए को करता भी है। इतिहास का रथ वही आगे ले जाता है, हाँकता है कि जो सोचता है उसे कर दिखलाता है। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि उचित अवसर में उचित निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में भी ऐसे विद्वान हैं जो कि बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। उनको क्या है, इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। जैसे कि भीष्म पितामह को क्या है, क्षमा नहीं किया गया था। उनको एक अवतारी पुरुष भी नहीं माना गया था क्योंकि कहीं कोई निर्णय लेने में उनमें कमी थी। तो इसी तरह अगर आज इस देश में क्या है, बहुत कुछ हो रहा है, वो जानते बहुत है लेकिन इसे रोकने या तो देश की प्रगति में इन्होंने कुछ योगदान नहीं दिया, तो क्या है, उनको भी भविष्य में क्षमा नहीं किया जाएगा। यही आशय जो है इस निबंध का है। दूसरा प्रश्न है, चीनी फेरी वाला रेखा चित्र में निहित संदेश। प्रस्तुत क्या है, निबंध में संदेश मिलता है कि हमें सबके साथ मानवीयता से व्यवहार करना चाहिए। मानवीयता से व्यवहार सबके साथ करना चाहिए और साथ ही सहृदय का भाव हमेशा रखने की सीख इस पाठ से मिलती है। सभी के साथ सहृदय का भाव जो है हमेशा रखना चाहिए और मानवता, करुणा, प्रेम, स्नेह, विश्वास एक दूसरे के प्रति रखने की सीख भी मिलती है। ये भी संदेश इसमें मिलता है। पहले तो मानवीयता से, सभी के साथ, सहृदय के साथ मिलकर रहने का संदेश मिलता है। फिर जो है मानवता, करुणा, प्रेम, स्नेह, विश्वास एक दूसरे के प्रति रखने की भी क्या है, सीख मिलती है। ये भी संदेश मिलता है। और सहृदयता प्रेम को धर्म, जाति, देश आदि की सीमाओं में सीमित ना करते हुए समग्र मानव संकुलन के लिए समर्पित करने का संदेश मिलता है। तो देश प्रेम, धर्म और क्या है, यहाँ पर सहृदयता प्रेम को धर्म, जाति और देश आदि की सीमाओं से ना बांधते हुए एक दूसरे से हिल मिलते हुए प्रेम से रहने का जो संदेश है वो भी इस निबंध से मिलता है। फिर यहाँ पर जिस प्रकार चीनी फेरी वाले को अपने देश के प्रति श्रद्धा और प्रेम था, उसी प्रकार हर एक मनुष्य को जिस देश में वो जन्म लेता है उसके प्रति देश प्रेम होना चाहिए। उसे अपने प्राणों से अधिक प्रेम देश पर होना चाहिए। ये भी यहाँ से संदेश मिलता है। जैसे चीनी फेरी वाले को अपने देश से प्रेम था, इसी प्रकार जो है प्रेम हर एक देशवासी को जहां पर वो जन्म लेता है उस देश के प्रति उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम, श्रद्धा जो है अपने देश के लिए होना चाहिए। ये संदेश भी इस क्या है, रेखा चित्र से मिलता है। आगे का प्रश्न है, ताज निबंध का उद्देश्य। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो स्मृति धर्म होता है। वो स्मृति को सजोकर सवार कर रखना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि यह जीवन नश्वर है। जीवन भर वो जो कुछ कमाता है, अर्जित करता है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य स्मृति छोड़ जाने को व्याकुल हो उठता है। वो सोचता है कि उसकी स्मृतियां संसार में रह जाए। वो भावना मनुष्य को व्याकुल कर देती है। अपनी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए संसार में स्मारक बनाता है। यही ताज निबंध का उद्देश्य। तो यहाँ पर इंसान जो है वो क्या है, एक इंसान जो है इस प्रकार सोचता है कि वो एक स्मृति जो है उसके मरने के बाद भी इस देश में, यानी जहां पर वो जन्म लेता है, उसकी स्मृति जो है स्थायी रखना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि जीवन जो है नश्वर है। वो हमेशा शाश्वत नहीं रहेगा, वो हमेशा जिंदा नहीं रहेगा। उसे एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन जो है नश्वर है। इसीलिए
इसी एक वो यही सोचता है कि उसके मरने के बाद भी लोग जो है उसे याद रखें, वो अमर रहे, अजर हो जाए। इसीलिए वो अपने स्मृति को सजोकर संवार कर रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन जो है नश्वर है। अपनी स्मृति को इस उसके जाने के बाद भी इस दुनिया में जो है बरकरार रखना चाहता है, सभी की यादों में रहना चाहता है। तो जो वो कमाएगा, जो भी वो कमाता है, जो भी धन दौलत है, सब कुछ उसे यहीं पर छोड़कर जाना है, ये भी उसे पता है। सब कुछ वो नष्ट हो जाएगा, जो भी वो संपत्ति धन सब कुछ कमाया था वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य स्मृति छोड़ने को व्याकुल हो उठता है, अपनी स्मृति को छोड़ने के लिए व्याकुल हो उठता है। वो सोचता है कि उसकी स्मृतियां संसार में रह जाए। यही भावना जो है इंसान जो है, यही भावना लेकर वो क्या है, यहाँ पर एक स्मारक चिन्ह, यहाँ पर संसार में जो है एक स्मारक बनाना चाहता है, एक स्मारक चिन्ह जो है वो बनाना चाहता है। तो यही एक भावना से ही जो स्मारक है, जो देश में उस स्मारकों का निर्माण हुआ है। व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसकी स्मृति जो है उसके स्मारक के साथ दुनिया में अमर हो जाती है। यही उद्देश्य इस ताज जो निबंध है उसका है। आगे का प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर व्यंग के अनुसार मातादीन का चरित्र चित्रण कीजिए। इंस्पेक्टर मातादीन जो था वो एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर था। वो अपने अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल करता था और वो बहुत आसानी से झूठ को भी सच साबित करता था। ऐसा एक इंस्पेक्टर था। वो निर्दोषों को भी, जो निर्दोष होते हैं उनको भी दोषी करार करवा सकता था। दोषी करार करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करता था। ऐसा एक इंस्पेक्टर था। फिर चाहे जितने भी गवाह तैयार करना पड़े वो गवाह तैयार कर लेता। फिर क्या है, झूठे गवाह तैयार करने में, क्या है, एफआईआर बदलने में और जो है और बीच में से पन्ने डालना, रोज नमाचा बदलने और गवाहों को तोड़ना आदि में तो वह माहिर था। तो क्या है, झूठे गवाहों को क्या है जोड़ना और जो है एफआईआर जो है बदलना, बीच में पन्ने डालना, ये सब काम में वो बहुत ही माहिर था इंस्पेक्टर मातादीन। ये क्या है, एक इंस्पेक्टर जो है वो एक बहुत ही दूसरों पर जुल्म करने वाला और जो है एक रिश्वतखोर जो है ये इंस्पेक्टर था। फिर वो हवलदारों से अपने घर का भी काम करवाता था। हवलदारों से जो है अपने घर का काम करवाता था। चांद पर भी वो पुलिसों को भ्रष्ट बना देता है। चांद पर जाकर भी पुलिस को, वहां के पुलिसों को भी रिश्वतखोर भ्रष्ट जो है बना देता है। इसका मतलब यह है कि उसमें एक विशेषता है कि वो अच्छे ईमानदार पुलिस को भी भ्रष्ट बना सकता है। वो एक स्वार्थी और बेईमान पुलिस अधिकारी था। उसमें एक विशेषता थी कि अच्छे ईमानदार पुलिसों को भी बेईमान बना देता था। और वो एक स्वार्थी और क्या है, बेईमान पुलिस अधिकारी था। तो मातादीन चांद पर जो इसका चरित्र चित्रण है वो इस प्रकार है। आगे का प्रश्न है, बहता पानी निर्मल निबंध में चर्चित यात्रा के प्रकार बताइए। यहाँ पर आग्नेय जी ने यात्रा करने के दो तरीके बताए हैं। एक तो वह है कि आप योजना बनाकर निश्चय कर किसी स्थान के लिए टिकट आरक्षित करके वहां जाते हैं और घूमते फिरते हैं। दूसरा यही कि आप निश्चित तो कीजिए, किसी जगह जाने की योजना भी बनाइए और टिकट भी कटाइए, परंतु ऐन मौके पर वहां ना जाकर कहीं और जाना है। तो दो तरीके की यात्रा के बारे में बता रहे कि कहीं जाने के लिए टिकट जो है वो आरक्षित करते हैं, वहां पर जाने की सारी तैयारी करते हुए जहां पर जा रहे हैं अपने लिए कमरे बुक करवा कर, क्या है, सब कुछ सुविधा जनक करवाकर यात्रा करते हैं, घूमते हैं और फिरते हैं, आ जाते हैं। और एक यात्रा का भी ये बताते हैं कि हाँ, निश्चय तो कीजिए, कहीं जाने के लिए टिकट भी कटवाइए, सब कुछ तैयारी तो कीजिए,
लेकिन ऐन मौके पर वहां ना जाकर किसी और जगह जाना, ये दूसरे प्रकार की यात्रा है। यात्रा के दो प्रकार, तो इसमें से दूसरा प्रकार है निश्चित तो सब कुछ हो गया, टिकट भी करवाया, ऐन मौके पर जो स्थान पर जाना था, जहां पर जाना था वहां पर नहीं बल्कि किसी और जगह जाना, ये दूसरे प्रकार की यात्रा है। तो ये दूसरी प्रकृति है जिसमें एक एडवेंचर है, जिसमें कि एक एडवेंचर है कि नए लोगों से मिलना, नई जगहों को देखना और बीच में आई मुश्किलों को सामना करना, और क्या है ये सारी बातें एक नया एडवेंचर देती है। और क्या है अपरिचित मुश्किलों में अपने आप को उपस्थित करने का जो एडवेंचर है वही तो असली मजा है, वही तो असली मजा है। मुश्किलों का सामना करना, अपरिचित व्यक्तियों से मिलना और क्या है वहां की बाधाओं को, मुश्किलों को झेलना ही एक नया मजा है, एक एडवेंचर है। ये दो यात्राओं के बारे में यहाँ पर आज्ञा जी बताते हैं। आगे का प्रश्न है, हम क्या है निबंध में अभिव्यक्त मानवीय मूलों पर आलोकपात कीजिए। तो हम क्या है निबंध में विद्यानिवास मिश्रा कहते हैं कि अगर हम क्या है इस प्रश्न को करें तो उत्तर में ये हो सकता है कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सेक्युलर हैं, समाजवादी हैं, अल्पसंख्या चिंताकुल मनुष्य हैं, हम ठाकुर हैं, यदुवंशी है, ब्राह्मण है आदि कहते हैं, पर कोई एकमात्र उत्तर नहीं कहता कि हम मनुष्य हैं। यहाँ पर हम क्या है, इसमें जो है सब लोग अपनी पहचान अपने धर्म के प्रति, अपने काम के प्रति दिखाते हैं। जैसे कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, और कोई बताते हैं कि मैं ठाकुर हूं, यदुवंशी हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, मैं अध्यापक हूं। इस तरह से सब लोग अपनी पहचान बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम मनुष्य हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं अपनी पहचान बताता है कि हम मनुष्य हैं। मिश्रा जी कहते हैं कि सामूहिकता, सहयोगात्मकता, अपने निजित्व से बाहर आकर एक दूसरे के प्रति सहृदय भाव मनुष्य को संप्रदाय, जातियों, क्षेत्रीयताओं से निर्मित असमिताओं को विपरीत हमारी पहचान को मनुष्य की पहचान देता है। धर्म, जाति, संप्रदाय, इसे सबसे निकलकर हम सबको एक पहचान जो है मनुष्य जो नाम से ही मिलती है। नगरी और महानगरी बोध ने, रहन सहन ने मनुष्य को व्यक्ति में रूपांतरित करना शुरू कर दिया। वो एकांत में सिमटने, बांटने के बजाय देखने, अपने आप से काम करने लगा है। तो मनुष्य जो है ये शहरी और नगरी प्रभाव से अपने आप में रहने लगा है। उसे दूसरों से पहचान कराने का अवसर ही, मौका ही नहीं मिलता, समय ही नहीं रहता। अपने आप में, अकेलेपन में, अपने जीवन में रहने लगा। वो एक दूसरे में सिमटने में नहीं जुड़ा है, बल्कि एकांत में रहने लगा। तो ये जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने काम से काम रखने वाला मनुष्य बन गया है। कोई अपनी पहचान जो है वो मनुष्य की पहचान, हम सब एक हैं, इस तरह की पहचान वो नहीं करवाता, बल्कि सब लोगों से अपने आप को भिन्न समझने लगा है। ये सारी बात जो है इस निबंध में वो करते हैं। मानवीय रिश्तों के प्रति निपुणता उसकी विशेषता बनने लगी है, परंतु यह सत्य है कि हमें स्वार्थी वृत्ति में व्यक्ति बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। इसका बोझ वो अधिक दिनों तक नहीं ढो सकता। जिस दिन व्यक्ति इस बोझ को उतार फेंकता है वहां मैं से हम हो जाते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो ये इंसान अपने जीवन में व्यस्त हो गया है, अकेले रहने लगा है, ऐसा बोझ वो अकेले ढो नहीं सकता। यानी ऐसा बोझ वो बहुत दिनों तक ढो नहीं सकता, उससे वो उतार कर फेंक देता है। उस वक्त वो मैं से हम हो जाता है। वो में से क्या है, हम हो जाता है। तो क्या है यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो मैं से हम हो जाता है, मनुष्य के पक्ष में वो रिश्तों का निर्वाह करने लगता है। फिर क्या है, मनुष्यता के पक्ष में रिश्तों का जो है निर्वाह करने लगता है।
सभी तरह के धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग से ऊपर मनुष्यता का यही निर्वाह ही मनुष्य का मूल धर्म है। सब जो धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, लिंग है, इससे ऊंचा जो है वो है मनुष्य का मूल धर्म। तो मनुष्य का मूल धर्म ही सबसे ऊंचा है। इस तरह से अपने अभिप्राय को यहाँ पर क्या है बताते हैं। आगे का प्रश्न है 7वां प्रश्न, कंप्यूटर नई क्रांति की दस्तक। निबंध के अनुसार आधुनिक युग में कंप्यूटर की आवश्यकता लिखी। आधुनिक युग में कंप्यूटर की कितनी आवश्यकता है इसके बारे में लिखने के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए, आधुनिक युग में कंप्यूटर बहुत ही अनिवार्य उपकरण बनता जा रहा है, जिसके बिना कार्य संपादन असंभव प्रतीत होने लगा है। बिना कंप्यूटर के कोई भी कार्य जो है होने में असंभव दिखने लगा। आधुनिक युग जो है वो क्या है, एक डिजिटल बना हुआ है। आधुनिक युग जो है वो कंप्यूटर युग बना हुआ है। बिना कंप्यूटर के कोई भी काम असंभव से लगने लगा और इस एकमात्र उपकरण ने समूचे आर्थिक सामाजिक ढांचे को बदल कर रख दिया। ये एकमात्र उपकरण ने क्या है, समूचे आर्थिक सामाजिक जो ढांचा है उसे बदल कर रख दिया। इस परिवर्तन को लक्ष्य करने ही कंप्यूटर को नई क्रांति की दस्तक के रूप में देखा जा रहा है। इसे नई क्रांति की दस्तक के रूप में देखा जा रहा है इस कंप्यूटर को। तो इस उपकरण की उपयोगिता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के गुण होते हैं। इसमें दोनों के गुण होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुण इसमें है। जितना इससे उपयोग है उतना ही इससे दुरुपयोग भी हो रहा है, इससे उतनी ही हानि भी हो रही है। ये दोनों दृष्टिकोण क्या है, इसके दोनों दृष्टिकोण भी है, यानी इसके दो गुण भी है। कंप्यूटर के माध्यम से पूरे विश्व भर की यानी सूचनाएं, जानकारी ले सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से पूरे विश्व की जो जानकारी है, जो समाचार है वो ले सकते हैं। ऑफिस के कार्य में मौसम आदि की जानकारी प्राप्त करने में, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए चंद्रमा और मंगल ग्रहों पर उतर वहां पर शोध करने के लिए और अमेरिका की स्टार वार्स की भयावही योजना के लिए और भी अधिक क्षेत्रों में कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑफिस के कार्य में आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि कंप्यूटर का उपयोग ना हो। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर उतना ही आवश्यक बना हुआ है। आज ऑफिस के कार्य में मौसम आदि की जानकारी लेते हुए अंतरिक्ष जो यात्रा है उसके लिए भी कंप्यूटर की बहुत ही आवश्यकता है और चंद्रमा और मंगल ग्रहों में उतरकर वहां शोध करने में भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान, वो कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। और क्या है, अमेरिका की जो स्टार वार्स भयावह योजना जो है, भयावह योजना के लिए भी अधिक क्षेत्रों में जो है कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। यानी आज आधुनिक युग जो है वो कंप्यूटर युग बना हुआ है। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता उतनी ही आवश्यक है, उतनी ही जरूरी हो गई है। इतना जो है पार्ट बी में आपको 7 प्रश्न दिए गए थे और उनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 7 प्रश्नों में से 4 प्रश्न, हर एक प्रश्न के लिए क्या है 5 अंक निर्धारित है, 4 प्रश्नों के लिए 20 अंक। तो अब पार्ट सी में, यानी पार्ट सी में जो है यहाँ पर जो है आपके लिए 4 प्रश्न दिए जाएंगे। उनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक और 2 प्रश्नों के लिए 20 अंक जो है प्राप्त होंगे। तो 2022 में प्रश्न पूछा गया था, व्यवहारिक पत्र का सामान्य परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाली। तो पत्र लेखन की विविध रूपों में सबसे पहले व्यवहारिक पत्र लेखन का महत्व है। इसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक साहित्यिक पत्रों का समावेश किया जा सकता है। व्यवहारिक पत्र जो है वो उसका महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र, व्यवसायिक पत्र, शासकीय पत्र, जो भी पत्र है इसके अंतर्गत ही आते हैं। यह पत्र औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से भी लिखा जाता है। इसके 2 प्रकार है, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक, ये दोनों क्या है व्यवहारिक पत्र ही है।
और ये औपचारिक पत्रों में ज्यादातर इसका उपयोग होता है। व्यवहारिक अनौपचारिक पत्रों में व्यवहारिक पत्र का ज्यादा क्या है इस्तेमाल होता है। तो जो व्यवहारिक पत्र हैं वो सभी प्रकार के पत्र इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसकी विशेषता इस प्रकार है। सरल भाषा शैली, जो पत्र लिखा जाता है वो आमचाल भाषा में लिखना चाहिए। यही सरल भाषा शैली है जो कि सभी के समझ में आए, ऐसी भाषा क्या है इसमें लिखना चाहिए इस पत्रों में। और इन पत्रों में विचारों की सुस्पष्टता, यानी जो भी विचार बताया जा रहा है बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, ये भी इसकी व्यवहारिक पत्र की विशेषता है। फिर संक्षेप और संपूर्णता। संक्षेप और संपूर्णता, संक्षिप्त में पत्र लिखना चाहिए और जो भी विचार बता रहे हैं संपूर्ण से बताना चाहिए, ये भी पत्र की विशेषता है। फिर प्रभाव विनीति, तो ये जो है जो भी पत्र पढ़े उस पर पूरा प्रभाव पड़े इस पत्र का, इस प्रकार क्या है पत्र लिखना चाहिए। फिर बाहरी सजावट। बाहरी सजावट का अर्थ है जो कागज लिया जाता है वो एक सफेद कागज हो, साफ सुथरा कागज, और क्या है उस पर लिखना जरूरी है और शब्द सरल जो भाषा है उसमें, और सारे विचारों को संक्षिप्त में लिखते हुए पूरे विषय की जानकारी जो भी विचार बता रहे हैं उसे लिखना, ये बाहरी सजावट। फिर जो है क्रमबद्धता, जो पत्र लिखा जाता है वो क्रमबद्धता के अनुसार, अगर 2-3 विषय बताना चाहते हैं तो छोटे छोटे अनुच्छेद में बांटते हुए हर एक विषय को क्या है एक एक अनुच्छेद में लिखना अनिवार्य बन जाता है। फिर विनम्रता और शिष्टता, और पत्र में क्या है विनम्रता का बर्ताव करना आवश्यक है शिष्टता से। पत्र लिखते समय ये ख्याल रखें कि वो जो पत्र लिखा जा रहा है वो बहुत ही शिष्टता से विनयता से लिखा जाए, इसमें कोई भी अशुद्ध भाषा जो है वहां पर इस्तेमाल ना हो, बहुत ही विनय पूर्व से पत्र लिखना अनिवार्य बनता है। तो ये सब जो है अच्छे पत्र की विशेषता है, नहीं व्यवहारिक पत्रों की विशेषता है। दूसरा प्रश्न है वाणिज्य पत्र के महत्व को समझाते हुए उसके प्रारूप को लिखिए। किसी देश की आर्थिक विकास में वाणिज्य का महत्वपूर्ण क्या है महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। कोई भी देश का जो भी क्या है प्रगति होती है वो ज्यादातर वाणिज्य से ही होती है। तो आज के युग में वही देश विकसित माना जाता है जहां पर वाणिज्य उन्नतशील दशा में होता है, वही देश उन्नति करता है। जहां पर वाणिज्य जो है विकसित, वही देश होता है जहां पर वाणिज्य उन्नतशील दशा में रहता है, वही देश जो है प्रगति करता है। वाणिज्य व्यवसायिक क्रियाओं का वो अंग कहा जाता है जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय तथा उसकी सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। क्रय विक्रय का अर्थ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पर बिजनेस जो है वो एक देश दूसरे देश के साथ भी, जो दूसरे देश में रहे व्यक्तियों के साथ भी क्या है बिजनेस होता है। तो यहाँ पर अपने ही देश के कुछ बिजनेसमैन जो है यहाँ पर कुछ वाणिज्य के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में जो भी वो व्यवसाय करते हैं उनमें बहुत सारे क्या है बातें होती है, बहुत सारी क्या है वहां पर आदेश दिए जाते हैं, मांग मंगवाई जाती है, बेची जाती है, विज्ञापनों में जो है उसका एडवर्टाइज किया जाता है, सब कुछ होता है। उस संदर्भ में क्या है वाणिज्य पत्र यानी बिजनेस के द्वारा जो पत्र है वो बहुत ही महत्व रखता है। ये बिजनेस को एक दूसरे से जुड़ा रखने का एक माध्यम बनता है और वाणिज्य में पत्रों की महत्वता उतनी ही है, बहुत ही महत्व रखती भी है। यहाँ पर अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए, प्रगति करने के लिए, एक दूसरे पर विश्वास के लिए, एक दूसरे पर जो भरोसा आता है, मित्रता बढ़ती है, तो यहाँ पर क्या है जो वाणिज्य पत्र है वो बहुत ही आवश्यक होते हैं। किसी से कुछ माल मंगवाने के लिए भी हो, या माल का ऑर्डर देने, आदेश देने के लिए हो, या कोई शिकायत के लिए हो, यानी कभी कभार माल में कुछ डैमेज वगैरह आ जाए तो भी शिकायती पत्र भी लिखा जाता है। यानी बिजनेस के द्वारा बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं।
तो ये पत्र जो है बिजनेस में एक दूसरे पर जो है भरोसा लाता है और बिजनेस को बहुत ही सरल और सहज ठीक से चलाने के लिए ये पत्र उतना ही महत्व रखता है। वाणिज्य पत्र जो है वो व्यापार में आने वाली बाधाएं और रुकावटें दूर करने में सहायक बनती है, उस रुकावटों को दूर करती है। और यहाँ पर देखिए इसीलिए कहा जाता है कि व्यापार को ठीक प्रकार से चलाने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है, सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो सुचारू रूप से चलाने के लिए वाणिज्य पत्र जो है क्या है, वाणिज्य में, व्यवहार में, व्यवसाय में बहुत ज्यादा ही महत्व रखता है। इसी से देश का विकास भी होता है। वाणिज्य पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर क्या है, बिजनेस के द्वारा जो पत्र लिखे जाते हैं उसका प्रारूप इस प्रकार है। उदाहरण के तौर पर वाणिज्य द्वारा पत्र लिखने का जो प्रारूप है वो इस प्रकार है। पहले तो प्रेषक जो पत्र लिख रहा है उसका पता और वाणिज्य पत्र में पत्र संख्या लगाना अनिवार्य, पत्र संख्या, फिर जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका पता, फिर यहाँ पर जो है अभिवादन करना है, प्रिय महोदय, इस तरह से, फिर आरंभ, जिस संदर्भ में भी यानी वाणिज्य द्वारा जो भी बातें यानी बतानी चाहिए उस विषय को क्या है, प्रारंभ में पहले तो शुरू करना है, सारे विषय को बताना है संक्षिप्त में ही। तो ये जो है यहाँ पर जो कि अभिवादन के बाद जो विषय पर पत्र लिखा जा रहा है उसकी पूरी जानकारी लिखना है। फिर जो है प्रशंसनात्मक भाग में धन्यवाद लिखे, फिर यहाँ पर भवदीय, फिर हस्ताक्षर। अगर वाणिज्य के द्वारा जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे संलग्न करके भेजना है तो हस्ताक्षर के नीचे संलग्न पत्रिका जो है वो संलग्न लिखते हुए नीचे जो प्रतियां भेजी जाती हैं उसका जिक्र करते हुए उसे भेजना चाहिए। इस तरह से जो क्या है यहाँ पर जो बिजनेस के द्वारा यानी वाणिज्य के द्वारा लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप है। तो इस प्रकार पत्र लिखा जाता है। तीसरा प्रश्न है, व्यवस्थापक बैंक ऑफ बड़ौदा जेपी नगर मैसूर, यहाँ पर चेकबुक की मांग करते हुए पत्र लिखिए। जो 2022 में अप्रैल में जो प्रश्न पत्र था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो उसका उत्तर देखिए, पहले तो प्रेषक लिखना चाहिए, जो जिसे चेकबुक चाहिए जो पत्र लिख रहा है उसका पता, फिर यहाँ पर दिनांक, फिर जो है सेवा में जिसे पत्र लिखा जा रहा है, यानी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि प्रश्न में दिया गया था वही पता यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर विषय क्या है, चेकबुक की मांग के लिए, इस तरह से यहाँ पर विषय में लिखा जाता है। फिर जो है यहाँ पर प्रिय महोदय, फिर विषय, चेकबुक की जो मांग है वो करते हुए सारे विषय को यहाँ पर लिखकर उनसे क्या है यहाँ पर बहुत ही विनय पूर्वक क्या है चेक की मांग करते हुए विषय को लिखा जाता है। और यहाँ पर जो बैंक में उसके अकाउंट संख्या यानी जो अकाउंट नंबर है यानी संख्या है, खाता संख्या है, अनिवार्य लिखते हुए और जो है चेक की मांग करते हुए ये जो है विषय को लिखा जाता है। फिर क्या है अंत में धन्यवाद लिखते हुए, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आपका विश्वासी हस्ताक्षर जो है, आपका विश्वासी लिखते हुए नीचे जो है हस्ताक्षर करते हैं। इस तरह से चेकबुक या खाता खुलवाने के लिए यानी अकाउंट खुलवाने के लिए या चेकबुक की मांग के लिए, जैसे भी ये यानी व्यवहार को यानी यहाँ पर भी बिजनेस हो रहा है यानी यहाँ पर भी क्या है बैंक को एक पत्र लिखा जा रहा है, चेक की यानी चेक मांगते हुए हो या अकाउंट के लिए हो, विषय ही बदलता है लेकिन उसका प्रारूप ऐसे ही होता है। इस तरह से पत्र लिखा जाता है। चौथा प्रश्न है, व्यवस्थापक गीता प्रकाशन एवेन्यू रोड बैंगलोर के नाम नवीनतम पुस्तकों की सूची पत्र मांगते हुए पत्र लिखिए। नवीन नई बुकों की
जो सूची है उसे मांगते हुए पत्र लिखने के लिए कहा गया था 2022 में। जो अप्रैल में का जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में बता रही हूं। तो पहले तो यहां पर जो है गीता प्रकाशन और पत्र संख्या लगाना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत सारे पत्र जो है अपने व्यवहार से, यानी यहाँ पर जो बिजनेस होता है उसके द्वारा लिखा जाता है, उसके अनुसार ये पत्र संख्या भी आती है। फिर यहाँ पर पता दिया हुआ है एवेन्यू रोड बैंगलोर, जो प्रश्न में था वही पता जो कि प्रेषक में लिखा जाता है, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता। फिर जो है तारीख, फिर सेवा में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता। फिर जो है यहाँ पर प्रिय महोदय लिखते हुए जो विषय है उसे यहाँ पर लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर निवेदन है कि आपके प्रेस में छपे नवीनतम पुस्तकों की सूची शीघ्र हमें भेज दे। यदि आपके मूल्य अनुकूलन हो तो हम बड़ी मात्रा में आपको आदेश भेज सकेंगे। तो यहाँ पर जो है पुस्तकों की मांग करते हुए नवीनतम जो क्या है विषय दिया गया था उसी पर उसका उत्तर लिखा गया, नहीं उसी पर पत्र लिखा गया। फिर जो है यहाँ पर धन्यवाद। फिर जो है जो पत्र लिख रहा है भवदिया लिखते हुए नीचे जो पत्र जहां से लिखा जा रहा है उसका मोहर और जो है हस्ताक्षर अनिवार्य बनते हैं। इस तरह से पत्र लिखा जाता है। तो आज मैंने जो प्रश्न पत्र था अप्रैल में 2022 का, उसी प्रश्नों के उत्तर बताते हुए किस तरह से क्या है प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं उसकी जानकारी दी है। धन्यवाद।